हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि मेरे प्रत्येक स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल टॉपर बैच में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो है हमारा परमाणु की संरचना। और इस चैप्टर का पूरी तरीके से हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। देख लीजिए, यहाँ पे हमने पहले लिख दिया है संपूर्ण अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न के साथ साथ इसका आंसर मतलब उत्तर भी हम देखेंगे। क्यों हम सभी चैप्टर वाइज सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करा रहे हैं? क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है। अब आधा समय से ऊपर आपका बीत गया है। अब आपका थोड़ा सा 3-4 महीने ही बचे हुए हैं और आपको पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री आपका जो क्लास 11th है उसकी स्टडी करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको एक सही तरीका, एक अच्छी रणनीति की तहत आप पढ़ाई करें, जिससे आपका बेटर मार्क्स आ पाए। ठीक है ना। तो चलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जान लेते हैं। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो है थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखिए। अब थॉमसन का परमाणु मॉडल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बेस्ड ये सभी क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। तो चलिए एक एक करके हम समझाते हुए चलेंगे। ये प्रत्येक बोर्ड के स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, सभी आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे थॉमसन के परमाणु मॉडल में क्या बताया गया? देखिए, थॉमसन नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में, परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु कैसा होता है। तो देखिए, इसमें हमने लिखा हुआ है कि ब्रिटिश वैज्ञानिक जे थॉमसन ने, क्या ब्रिटिश वैज्ञानिक जे थॉमसन ने 1904 ईस्वी में परमाणु का सबसे पहला मॉडल प्रस्तुत किया। मतलब परमाणु के मॉडल, परमाणु का मॉडल बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दिया हुआ है। जैसे कि थॉमसन ने भी दिया है, रदरफोर्ड ने भी दिया है, बोर का परमाणु मॉडल है, सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल है, ऐसे बहुत सारे हैं। बट मोस्टली सबसे पहले जो मॉडल दिए थे उन्होंने कौन थे? जे थॉमसन थे। तो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने 1904 ईस्वी में सबसे पहले परमाणु मॉडल दिया था। अब इस मॉडल में उन्होंने क्या क्या बातें बताई उसको भी हम समझ लेते हैं। तो इस मॉडल में मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं जिसके बारे में उन्होंने बताया? तो यहाँ पे सबसे पहला इन्होंने बताया कि जो परमाणु एक धनावेशित गोला है। मतलब परमाणु क्या है? परमाणु एक धनावेशित गोला है। मैं यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ। देखिए इनका मतलब क्या था, इनका थोड़ा सा मैं मतलब आपको समझा दूँ कि इनका ये मानना था ना कि ये परमाणु एक क्या होता है, परमाणु एक धनावेशित गोला होता है और ये इस तरीके का, ठीक है ना। और इनका ये मानना था इस तरीके का कि परमाणु एक क्या है, धनावेशित गोला है। ठीक है। और जिस प्रकार, जैसे इनका ये मानना था, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल के नाम से जाना जाता है। इनका ये मानना था कि जो परमाणु है ना, ये इस प्रकार, जैसे तरबूज को हम काट देते हैं तो उसका जो लाल भाग होता है इस प्रकार का ये है, इस प्रकार का होता है। और जितने ये लाल भाग है ना वो सब धनात्मक है, वो सभी धनात्मक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जिस तरीके से तरबूज में बीज धसे हुए होते हैं, जिस प्रकार तरबूज में काले काले इस तरीके का बीज धसे हुए होते हैं, ऐसे ही इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसी तरीके से होते हैं, एक समान रूप से। इनका ये मानना था जी। किनका? इनका, जो हमारे क्या थे, थॉमसन थे। तो थॉमसन का ये मानना था परमाणु एक धनावेशित गोला है। परमाणु एक क्या है, एक धनावेशित गोला है। मतलब सबसे ज्यादा मतलब क्या है, ये पूरी तरीके से धनावेशित गोला है। धन, इस पर मतलब चार्ज जो है धनात्मक है। फिर इनका दूसरा इनका ये कहना था, दूसरा इनका ये मानना था, दूसरी बात कि इस गोले के अंदर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन समान रूप से फैले हुए हैं। मतलब इस गोले में जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है ना, ये समान रूप से फैले हुए हैं, एक समान रूप से फैले हुए हैं। जितने इसमें धनात्मक हैं उतना ही इसमें ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन भी हैं। ठीक है ना। तीसरा इनका ये कहना था, तीसरी बात, कि धनावेश और ऋणावेश मात्रा में समान है। हमने कहा ना, जितने इसमें धनात्मक, ये लाल भाग टोटल धनात्मक है और ये ब्लैक वाला ऋणात्मक है।
तो धनात्मक और ऋणात्मकों की संख्या दोनों इक्वल है, तो इसीलिए लिखा गया धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान है, इसीलिए परमाणु क्या होता है, विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। जब धनावेश और ऋणावेश इक्वल होते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, वो उदासीन हो जाता है। तो इनका ये मानना था जो परमाणु है वो क्या है, एक उदासीन क्या है, उदासीन पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना, जिस पर कोई मतलब न्यूट्रल आवेश होते हैं, इस प्रकार के। और चौथा इनका ये कहना था कि इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल, या इस मॉडल को सबसे ज़्यादा फेमस इस नाम से जाना जाता है, इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। मतलब थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। जैसे लिखा गया है, जैसे तरबूज में बीज फैले रहते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में फैले रहते हैं। जैसे कहा गया तरबूज में बीज फैले होते हैं, जैसे एक तरबूज में बीज फैले हुए होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धनावेशित गोले में फैले हुए रहते हैं। तो ये जो थॉमसन का ये था परमाणु मॉडल, जिसमें उन्होंने 4 मुख्यतः पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। मैं आपको बता दूं, ये थॉमसन का परमाणु मॉडल इतना ही नहीं है, इस पे तो पूरा एक्सप्लेनेशन है, लगभग आप एक तरीके से हम कह सकते हैं एक बुक ही है थॉमसन का परमाणु मॉडल। पर हमें क्लास 11th में हमें उतना ही जानना है जितने की आवश्यकता है हमें क्लास 11th में जानने की, ठीक है। पूरा बुक तो लिखेंगे नहीं हम, तो ये 4 पॉइंट्स आपको मोस्टली याद रखना है। ये याद रखना है कि थॉमसन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1904 ईस्वी में क्या दिया था, यह मॉडल प्रस्तुत किया था। अब परमाणु मॉडल सबसे पहले देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, थॉमसन ने ही पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। आशा करता हूं थॉमसन का परमाणु मॉडल समझ गए होंगे। मॉडल जानने से भी ज़्यादा आवश्यक होता है कि उसकी कमियां जानना, कि इस मॉडल में क्या क्या कमियां निकाली गई, तो वो भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे अब थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां, या हम कहेंगे लिमिटेशन, या इसकी सीमाएं, या हम कह सकते हैं इसकी क्या क्या कमियां थी, वो हम जानेंगे। अच्छा देखिए, जो मॉडल कोई भी वैज्ञानिक कोई मॉडल प्रस्तुत करते हैं कि देखिए ऐसा है ये चीज़ें, तो सभी वैज्ञानिक वहाँ पे बैठे हुए होते हैं और सभी वैज्ञानिक क्या करते हैं, उस मॉडल जो दे रहे हैं उनकी मॉडल को देखते हैं और उनमें जो जो कमियां होती है उसको बताते हैं। उनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। तो जो वैज्ञानिक उसका जवाब दे पाते हैं वो तो ठीक है, और जब नहीं दे पाते तो वही उसकी कमियां हो जाती हैं। जैसे आप भी कुछ अच्छा कार्य करेंगे ना, तो 4 लोग बोलेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो सभी को आप संतुष्ट वाला उत्तर दे देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो आपको कहेंगे वो बेकार है। तो वही हाल है जी। इसमें भी सबसे पहले वैज्ञानिकों ने जब क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू किया तो इन्होंने ये पूछा कि यह मॉडल नहीं बता सका कि इलेक्ट्रॉन स्थिर कैसे रहते हैं। मतलब इनका ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्थिर रहते हैं इस तरीके से धनावेश भाग में, जैसे कि तरबूज में बीज धसे हुए होते हैं ना एक ही जगह, वैसे ही रहते हैं। तो इनका ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन स्थिर कैसे रहते हैं। अब तो हम जानते हैं ना इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति करते हैं, परंतु उस समय पर मालूम नहीं था। तो वो पूछे वैज्ञानिक, तो उसका पास थॉमसन के पास कोई जवाब नहीं था। दूसरा इनसे ये पूछा गया कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को नहीं समझा सके। मतलब रदरफोर्ड का जो प्रकीर्णन प्रयोग है, रदरफोर्ड का एक प्रयोग था, उसको नहीं समझा सके। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था, तो इसको अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में भी ये स्पष्ट नहीं कर सके कि कैसे होता है, ठीक है। तो ये सभी इसकी कमियां थी। तो 2 ही मोस्टली आपको कमियां याद रखना है। मैं आशा करता हूं कि थॉमसन का ये परमाणु मॉडल उसके बाद थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं समझ गए होंगे। पहला आपका सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल था जिसको हमने बता दिया। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा हमारा क्वेश्चन, दूसरा एक और मॉडल आ गया। ये सभी मॉडल आपसे पूछे जाते हैं। देखिए कह रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल लिखिए, इसकी सीमाएं लिखिए। ये मैं बता दूं NCERT क्वेश्चन है। ये मैं बता दूं ये क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब वो भी क्लास 12th केमिस्ट्री में नहीं, बल्कि क्लास 12th में आपको फिजिक्स में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जी। फिजिक्स में बहुत बार पूछा गया है। आप सोचेंगे सर फिजिक्स में, ये तो केमिस्ट्री का टॉपिक है, फिजिक्स में कैसे क्लास 12th में। हाँ भैया, क्लास 12th में आप जाएंगे ना तो एक परमाणु और नाभिक का चैप्टर है, उसमें ये आपका जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है वो दिया गया है।
ठीक है ना, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, जो यूपी बोर्ड के मोस्टली होंगे उनको तो पता भी होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सबसे पहले हम जान लेते हैं, तो इसलिए इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो देखिए इस मॉडल के अनुसार हमें क्या क्या बातें बताएंगे वो हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, इनका नाम क्या था, एंस्टन, मतलब रदरफोर्ड ही आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे याद रखेंगे ब्रिटिश वैज्ञानिक जो रदरफोर्ड थे, उन्होंने 1911 ईस्वी में अपना क्या दिया, अपना मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने किस मॉडल पर दिया, इन्होंने सोने की पतली सी पन्नी पर अल्फा कणों का बौछार कराया था, जिसका नाम उन्होंने दिया था अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। उसी के आधार पर इन्होंने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दिया था। तो रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में अपना मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने सोने की पन्नी पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग करके यह मॉडल दिया। मतलब सोने की पतली सी पन्नी पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पर क्या किया है, ये मॉडल दिया है। अब इस मॉडल में उन्होंने क्या क्या बातें बताई गई वो हम समझ लेते हैं। उन्होंने ये बताया, सबसे पहली बात इन्होंने ये बताया कि जो परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है। रिक्त मतलब खाली होता है। जैसे इनका ये कहना था कि ये एक परमाणु है, तो परमाणु के केंद्र में, हम अभी जानते हैं कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, ठीक है। तो ये भी बता रहे हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है, खाली है। तो सही बात है जी, खोखला है, खाली है। दूसरा इनका ये बताए थे कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा घना और धनावेशित केंद्रक होता है। तो बिल्कुल सही बात है, परमाणु के केंद्र में एक छोटा है, फिर से घन भी है, बहुत ही ज्यादा घना होता है और धनावेशित केंद्रक होता है। इस पर धनात्मक आवेश होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। तो नाभिक के बारे में उन्होंने बता दिया स्पष्ट रूप से। फिर तीसरा इन्होंने बताया कि सभी धनावेश और लगभग पूरा द्रव्यमान केंद्रक में केंद्रित रहता है। मतलब इन्होंने ये कहा कि इस परमाणु का, जो भी परमाणु होते हैं उसका टोटल जो धनावेश होता है वो केंद्रक में होता है। और दूसरी बात, टोटल इस परमाणु का जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, मास होगा, वो भी इसके केंद्रक में होगा। जैसे हम है ना, तो हमारा टोटल द्रव्यमान हमारी नाभिक में होता है, नाभि, ठीक है ना, नाभि पेट के पास होता है ना, नाभि पे स्थित होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मान लेते हैं अभी आप वजन कर लिए इस तरीके से, तो आप मान लेते हैं 40 किलो या 50 किलो के हो गए, चलिए, और आप 1 केजी खाना आपको दे दिया गया तौल कर, और 1 केजी कहा गया 1 केजी खाना खा लीजिए, खाना खाकर फिर आपको तौला जाए, तो आपका वजन तो 51 केजी का होना चाहिए। 50 51 केजी, क्योंकि 1 केजी आपने खा लिया है तो उसका भी वजन होना चाहिए। बट 51 नहीं बल्कि 50 केजी के ही आप होंगे, भले ही 1 केजी आपने खाना खाया हुआ है तो क्या हुआ। तो इसका मतलब क्या है, परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्रक में होता है, ये बात आप याद रखिएगा। अगला बात इन्होंने, चौथी बात ये कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, केंद्रक के चारों ओर, ये केंद्रक के चारों ओर क्या होते हैं, वृत्तीय पथ पर क्या करते हैं, वृत्ताकार पथ पर क्या करते हैं, गति करते हैं, इस तरीके से घूमते हैं। सही बात है जी, ऐसे ही घूमते हैं। फिर इन्होंने ये बताया पांचवा कि केंद्रक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल लग रहा है। मतलब इन्होंने ये बता दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और जो ये नाभिक है, इनके बीच एक बल लग रहा है और उसको आकर्षण बल कहते हैं, आकर्षण बल लगता है, ठीक है ना। तो ये इन्होंने इतनी बातें बता दी, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये मॉडल था। अब हम जान लेते हैं इस मॉडल में भी बहुत सारी कमियां निकाली गई। हालांकि बहुत ही अच्छा इन्होंने मॉडल दिया, दूसरी बार ही दिए, पर बहुत हद तक इन्होंने सही बताया। फिर इनको कुछ क्वेश्चन पूछे गए कि रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की क्या कमियां पूछ ली गई सीमाएं में। सबसे पहला ये नहीं बता सके, यह नहीं समझा सके कि इलेक्ट्रॉन घूमते हुए केंद्रक में क्यों नहीं गिर जाता, जबकि गति करते समय ऊर्जा खोता है। इनसे जब वैज्ञानिकों ने पूछा कि ये बताइए, ये परमाणु है, ये परमाणु है, ये इसका नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर ये वृत्ताकार कक्षाएं हैं, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें जो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये तेजी से इस तरीके से गति कर रहा है,
तो हम कोई भी चीज़ जानते हैं कि जब कोई भी चीज़ तेजी से गति करता है तो उसकी ऊर्जा में क्या होती है, हानि होती है, उसकी ऊर्जा में कमी होगी, और कमी होगी तो धीरे धीरे इस तरीके से, पहले तो ये इस तरीके से गति करेगा, फिर इसकी ऊर्जा कम होती जाएगी, धीरे धीरे गति भी धीरे होती जाएगी। एक समय आएगा कि जब नाभिक में गिर जाना चाहिए, बट गिरता क्यों नहीं है, इनसे जब पूछा गया तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। जैसे आप नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे इनका ये कहना था कि जैसे मान लेते हैं आप ही हैं, आपसे कहें हम कि बताइए आप पूरे ग्राउंड में आप चक्कर लगाइए, गोल गोल चक्कर लगाइए। आप मान लेते हैं ग्राउंड है, इसमें दौड़ रहे हैं, आपको रुकना है ही नहीं। तो मान लेते हैं आप 5 मिनट दौड़ें, 10 मिनट दौड़ें, उसके बाद थोड़े से थकेंगे तो थोड़ी आपकी स्पीड, एनर्जी, ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा कमी होगी, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। आधे घंटे दौड़ लिए और स्पीड और ऊर्जा समाप्त, और स्पीड जो आपका होगा, गति होगा, धीरे हो जाएगा। एक समय आएगा जब आपकी ऊर्जा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी तो आप क्या होंगे, आप गिर जाएंगे। तो वैसे ही इनका भी ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन जब तेजी से गति कर रहा है तो नाभिक में गिर जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, इस पर धनात्मक, तो ये धन वाला अपनी ओर आकर्षित भी तो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु नहीं गिरते हैं, क्यों? तो इसका जवाब इनके पास नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वृत्तीय गति करते रहते हैं, ठीक है, तो नाभिक में तो गिरते नहीं है, परंतु गिर तो जाना चाहिए आपके अनुसार, बट नहीं गिरते हैं, क्यों? तो इनका जवाब नहीं था। पहला ये मॉडल यहाँ पे फ्लॉप हुआ। दूसरी बात, यह परमाणु के अस्थायित्व और विकिरण स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर सका। मतलब यह परमाणु की स्टेबिलिटी, अस्थायित्व के बारे में नहीं बता सका, और जो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है उसके भी ये व्याख्या नहीं कर सका। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। चलिए इसका सबसे पहले इसका वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। चलिए तीसरा हमारा एक मॉडल और आता है। तीसरा हमारा मॉडल आता है बोर का परमाणु मॉडल। ये 3 ऐसे मॉडल है जो बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हम तीनों को बता दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद अभी हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे। न्यूमेरिकल आपसे किस प्रकार इस चैप्टर से पूछे जाते हैं वो भी हम बताएंगे, आप परेशान नहीं होंगे दोस्त, ठीक है ना। अगला हमारा आता है बोर का परमाणु मॉडल। क्या लिखा गया है? बोर का परमाणु मॉडल। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो डेनमार्क के वैज्ञानिक नील्स बोहर, ठीक है ना, बोहर कहें या बोर भी कह दिया जाता है, तो डेनमार्क के वैज्ञानिक थे नील्स बोहर ने कितने में 1913 ईस्वी में हाइड्रोजन परमाणु के लिए अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने किसके लिए? हाइड्रोजन परमाणु के लिए अपना मॉडल क्या किया था? प्रस्तुत किया था। अब इस मॉडल में इन्होंने क्या क्या बातें बताई, सबसे पहली बात समझ लेते हैं। पहली बात, परमाणु के केंद्र एक छोटा और धनावेशित होता है। मतलब इनका ये कहना था कि परमाणु के जो केंद्र होता है वो एक छोटा होता है और धनावेश होता है। तो बिल्कुल छोटा भी है और धनावेश है कि नहीं? इस पर है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात इनका ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। मतलब इनका ये कहना था कि नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में, निश्चित और वृत्ताकार कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो गति करते हैं, इसमें घूमते हैं। इनका ये कहना था, बिल्कुल सही बात है जी। तीसरा इनका ये कहना था कि प्रत्येक कक्षा में निश्चित ऊर्जा होता है। मतलब प्रत्येक कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा होता है। निश्चित ऊर्जा का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे पहली कक्षा है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके से प्रत्येक कक्षा होगा। तो मान लेते हैं ये नाभिक है और ये पहली कक्षा है, ठीक है ना। तो आधा आधा हम बना रहे हैं, आधी कक्षा बना दे रहे हैं। ये पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। अब ये टोटल गोला की तरह होगा, बट ऐसे ही बना दे रहे हैं। 5वीं कक्षा। तो इनका ये कहना था ना कि प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है। जैसे मान लेते हैं पहली कक्षा की ऊर्जा है 1, दूसरी की 2 है, तीसरी की 3 है, चौथी की 4 है, 5वीं की 5 है। तो प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा है ना, कि तीसरी की 3 ही ऊर्जा है, इससे ज्यादा और कम नहीं होंगे। तो यही बात इनका कहने का मतलब था। सिंपल में समझ जाइए कि प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है, ठीक है ना। उसके बाद चौथा इनका ये कहना था, ये पॉइंट समझिएगा
चौथा ये कहना था कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाती है, जब इलेक्ट्रॉन जो होती है एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएंगी, ठीक है, तो उच्च ऊर्जा, ध्यान से समझेंगे, उच्च ऊर्जा स्तर से नीचे आने पर ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा विकिरण करता है। मतलब जब उच्च ऊर्जा स्तर से नीचे आने पर क्या होता है, ऊर्जा विकिरण करती हैं। मतलब ये कहना था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो उच्च मतलब ऊपर वाली ऊर्जा से नीचे वाली ऊर्जा में, यहां से यहां तक नीचे वाली ऊर्जा में आएंगी ना, तो ये क्या करेंगे, ऊर्जा निकालेंगे, इसी को उत्सर्जन भी करते हैं। तो जब कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से नीचे आने पर ऊर्जा विकिरण करती है, विकिरण मतलब ऊर्जा निकालती है जी, सिंपल सी बात यही है। और उसके बाद कह रहा है कि नीचे ऊर्जा से ऊपर जाने पर ऊर्जा अवशोषण करती हैं। परंतु जब इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ पे है, तो जब इलेक्ट्रॉन, इनका ये कहना है कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे वाले से ऊपर जाती हैं, ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में जाएंगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊर्जा को अवशोषित करेंगी, मतलब हम कह सकते हैं ऊर्जा लेंगी, ऊर्जा क्या करेंगे, लेंगे, ठीक है ना। तो वही बात है कि नीचे से ऊपर जाने पर क्या होता है, ऊर्जा अवशोषण करती हैं, मतलब लेती हैं, सॉरी, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो ये सब आपको याद रखना है। मैं आशा करता हूं कि आपको एक एक पॉइंट्स, हमारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और सिंपल वे में हम समझाने का प्रयास करते हैं दोस्त। कोई भी हार्ड टाइप से हम नहीं बताते हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत हो। चलिए, इतनी बात समझ के अब इसकी थोड़ी सी सीमाएं हम जान लेते हैं। तो बोर के या बोहर के परमाणु मॉडल की सीमाएं, तो इसकी देखिए दो इसकी लिमिटेशन है, सीमाएं हैं। सबसे पहले यह केवल हाइड्रोजन जैसे इलेक्ट्रॉन के परमाणुओं पर ही लागू होता है। मतलब केवल ये बात कहा गया कि ये जो मॉडल है केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में कह दें, जैसे कि हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के पास कितने, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन के बारे में ये बता देगा कि क्या होता है, इसके सब कुछ बताएगा। परंतु मान लेते हैं हीलियम है, तो हीलियम के पास तो परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो इसका मतलब हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब कहा जाए ना कि इस मॉडल के अनुसार हीलियम के बारे में बताइए, तो नहीं बता पाएंगे। जैसे कि लिथियम है, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है। अब लिथियम के बारे में कहा जाए कि बताइए, तो नहीं बता सकता। मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा ना, केवल उसी के बारे में बता पाएगा। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है, मात्र एक ही हाइड्रोजन ही है, तो केवल हाइड्रोजन से काम चलेगा जी, सभी को तो बताना पड़ेगा ना। तो इसलिए ये नियम फ्लॉप हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तो ये बातें हो गई। दूसरी बात कि यह हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सका। हाइड्रोजन के जो सूक्ष्म स्पेक्ट्रम होते हैं उसकी भी व्याख्या यह नहीं कर सका। तो ये दो इसकी मुख्यतः कमियां हैं। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम बहुत सारे मॉडल देख लिए, अब आते हैं हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक में अंतर लिखिए। तो चलिए जी, पहले हम परमाणु क्रमांक समझ लेते हैं, फिर द्रव्यमान संख्या समझेंगे, फिर समस्थानिक समझेंगे। देखिए, परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जैसे कोई भी परमाणु है ना, उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उनकी संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाता है। जैसे एक बार ऐसे देखे होंगे कि 1H हम ऐसे लिख देते हैं, 1H1 हम लिख देते हैं। जैसे हीलियम होता है तो 2H4 लिख देते हैं। तो नीचे ये जो 1 लिखा गया है, ये 2 लिखा गया है, यही क्या है, यही परमाणु क्रमांक है। क्यों? जैसे इससे ये पता चलता है हाइड्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। हीलियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो जितने प्रोटॉन होंगे ना, वही परमाणु क्रमांक कहलाएंगे। तो यही बात कहा गया कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, कोई भी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं।
जैसे कि हाइड्रोजन में, यहाँ पे लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, हाइड्रोजन में प्रोटॉनों की, हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। इसीलिए परमाणु क्रमांक भी होता है, मतलब जो परमाणु क्रमांक होता है ना, परमाणु क्रमांक, वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और जो प्रोटॉनों की संख्या होती है ना, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये बातें, ये फॉर्मूला है एक, आप इसको याद रख लीजिएगा। मतलब क्या है कि परमाणु क्रमांक अगर किसी का 1 है तो इसका मतलब उसमें प्रोटॉनों की भी संख्या 1 है, और इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या 1 है। ठीक है ना, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक होता उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, जितना प्रोटॉनों की संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरी आते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को परमाणु भार भी कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान भी कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के कुल संख्या के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। मतलब यहां पे ये कहा गया कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, यहां पे समझ जाइए। द्रव्यमान संख्या इक्वल टू होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। चलिए देख लीजिए, मतलब द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, क्योंकि कोई भी परमाणु है तो परमाणु के नाभिक में ही, परमाणु का ये जो नाभिक है, इसी नाभिक में ही प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यही लिखा गया है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे। समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के परमाणु, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है, एक ही तत्व के परमाणु, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, एक ये है, एक है 1H2 और एक है 1S3। ये 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। तो देखिए 1H1, 1H2, 1S3। अब इतनी बात बेसिक जानते ही हैं कि जो नीचे होता है ना वो परमाणु क्रमांक होता है, और जो ऊपर होता है वो द्रव्यमान संख्या होता है, जो ऊपर लिखा होता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, नीचे वाला परमाणु क्रमांक क्या है देख सकते हैं, 1-1 है। तो परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु जो भार है वो अलग अलग हो, तो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक देखिए समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ समस्थानिक का परिभाषा और एग्जाम्पल से आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। थक गए क्या? वैसे आप थके या ना थके, बट मैं पूरी तरीके से थक गया हूँ, क्योंकि अभी क्लास 12 का मैंने अभी क्लासेस लिया है, उसके साथ ही आपका भी क्लासेस हम ले रहे हैं। तो बोलने में थोड़ा मेहनत लगता है दोस्त, ऐसी बात नहीं है, मेहनत तो लगता ही है, बट क्या करें, मेहनत करना ज़रूरी है, करना पड़ेगा दोस्त, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आप सभी के लिए, ठीक है ना। तो आपसे भी मैं यही कहूँगा कि मेहनत लगे, मन ना करे पढ़ाई करने का, या पढ़ने का मन करे या ना करे, पढ़ना तो पड़ेगा ना,
क्योंकि पढ़ना इसलिए है कि आप अपना हालातों को सुधार सकें, आप अपने घर की हालातों को, परिस्थितियों को और बेहतर तरीके से अच्छा कर सकें, और आप अपने जो भी माता पिता हैं उनके सभी ख्वाहिशों को पूरा कर सकें, आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकें। उसके लिए ज़रूरी है मेहनत करना, पढ़ाई करना, अच्छा सोच रखना, अच्छा आगे के भविष्य के बारे में सोचना, अच्छा कर्म करना, ये सब ज़रूरी है दोस्त। तो मैं आशा करता हूँ आप पढ़ाई करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है। देखिए 5वां हमारा क्वेश्चन आ गया, देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। बिल्कुल सही बात है, ये सभी स्टूडेंटों को याद रखना चाहिए। ये छोटी छोटी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछ लिया जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने, किसने? 1897 ईस्वी में किया था। ये आप याद रखेंगे। किन्होंने? जे थॉमसन ने। किस वर्ष में किया था ये भी याद रखिएगा। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। किसमें? 1919 ईस्वी में किया था। उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। किस सन में? तो 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज किए थे। मैं आशा करता हूँ इसको याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट अपनी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, एक न्यूमेरिकल, इसी प्रकार के न्यूमेरिकल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी परमाणु में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हैं, उनका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए, इस क्वेश्चन को आप कर देंगे? कर देंगे तो अच्छी बात है। मैं कहूँगा 2 मिनट आपको दे रहे हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं साइड हट जा रहा हूँ, दिखाई दे रहा है ना? आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए। चलिए, आशा करते हैं कि आपने ट्राई किया होगा। चलिए, आग लगा दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो अब देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए कितना आसान है, बट यही स्टूडेंट थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से वो नहीं कर पाते। देखिए 2 चीज़ें कहा है, कोई परमाणु है उसमें प्रोटॉनों की संख्या दे दिया है। प्रोटॉन की संख्या में कितना दे दिया है? 11। और न्यूट्रॉनों की संख्या कितना दे दिया है? 12। यही ना 2 चीजें दिया गया है। हमसे पूछा जाए परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है, द्रव्यमान संख्या। देखिए चूंकि हम जानते हैं अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया है कि जो क्या होता है, जो प्रोटॉनों की संख्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या जो होता है वो किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक के, या इसी को परमाणु संख्या भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक के क्या होता है? बराबर होता है। ये बात हम जानते हैं ना। तो इसी फॉर्मूले से अगर हम देखें तो हमें दे दी गई प्रोटॉनों की संख्या 11। तो इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या अगर 11 है तो परमाणु क्रमांक कितना होगा? परमाणु क्रमांक भी कितना होगा? 11 होगा। 11 होगा कि नहीं होगा? तो चूंकि हम जानते हैं ये क्वेश्चन, तो इसी पर ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि देखिए प्रोटॉनों की संख्या 11 है तो वही परमाणु क्रमांक भी होता है, इसलिए परमाणु क्रमांक भी 11 होगा। ठीक है, ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा हमसे पूछा गया है द्रव्यमान संख्या। देखिए चूंकि हम ये भी जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या का एक फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यही नहीं होता है जी, शॉर्ट में हमने लिख दिया है। अब इस पर अगर हम मान रख दें तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या कितना दिया गया है? 11 और न्यूट्रॉनों की संख्या दिया गया है 12। तो 11 12 कितना होता है? 11 दूना 22 21 23। तो ये 23 क्या हो जाएंगे? हमारे द्रव्यमान संख्या हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिला भी लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन का आंसर सही है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नाभिक क्या है? परिभाषा दीजिए।
नाभिक क्या है? नाभिक अभी हमने बताया ना कि परमाणु जो होता है उसके केंद्र में एक धनावेशित घना भाग होता है और इसी को नाभिक कहते हैं। अब परमाणु का टोटल जो द्रव्यमान होता है वो इसके नाभिक में ही स्थित होता है। तो वही बात लिखा गया है कि परमाणु के केंद्र में स्थित छोटा, घना और धनावेशित भाग को नाभिक कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, परमाणु के केंद्र में छोटा, घना और धनावेशित भाग को नाभिक कहा जाता है। इसमें एक पॉइंट्स आपको याद रखना है कि परमाणु का मुख्य भाग होता है, नाभिक जो होता है परमाणु का मुख्य भाग होता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। और इसमें हमने बताया था ना कि इसी में प्रोटॉन भी पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। किसमें? नाभिक में। बिल्कुल सही बात है, इतना ही आपको लिख देना है, ज़्यादा कुछ नहीं। अगला हमारा आता है नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है क्वांटम संख्या क्या होता है। क्वांटम संख्या, अब क्वांटम संख्या हमें बहुत सारी चीजें बताता है। क्या क्या बताता है समझिएगा। हमने लिखा है कि वे संख्या जो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति मतलब पोजीशन के बारे में बताएगा, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा एनर्जी के बारे में बताएगा, इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है उनकी कक्षा के बारे में बताएगा, और इलेक्ट्रॉनों के स्प्रिंग मतलब इलेक्ट्रॉनों का चक्रण के बारे में बताएगा कि एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। तो चक्रण को दर्शाता है, ये 4 चीजें दर्शाता है, 4 चीजें मतलब बताएगा। क्वांटम संख्या से हम पता कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन स्थिति का, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का, इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है इसका, और उसकी इलेक्ट्रॉन चक्रण किस दिशा में चक्र कर रहा है, गति कर रहा है, उसका भी हम पता लगा सकते हैं। उसी को क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है ना। तो वे संख्या जिससे इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, कक्षा, स्पिन का दर्शाया जाता है उसी को क्वांटम संख्या कहा जाता है। नॉर्मल है, याद कर सकते हैं। देखिए इसमें एक पॉइंट्स आपको याद रखना है कि इनसे हम यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, कितनी ऊर्जा के साथ है और किस दिशा में घूम रहा है। ये सब हमें क्वांटम संख्या से पता कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये क्वांटम संख्या पढ़ लीजिएगा, एक टॉपिक हमने पढ़ाया हुआ है, उससे आप और भी बेटर तरीके से समझ सकते हैं। बट हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो इतना ही आपको लिखना है, ये चीज़ें आप याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, पूरा आप एक्सप्लेन थोड़ी ना करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या से हमें ये पता चलता है इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर या कक्षा में है या बनाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर मतलब इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, ये हम क्या पता कर सकते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या से पता कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, जैसे कि अगर n की संख्या 1 है तो पहली कक्षा में, 2 है तो दूसरी कक्षा, 3 है तो तीसरी कक्षा, 4 है तो चौथी कक्षा में होगी। दूसरा आता है कोणीय क्वांटम संख्या। अब कोणीय क्वांटम संख्या को L से दर्शाते हैं। ये हमें क्या पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है, मतलब ऑर्बिटल में है या किस आकार में है, इस शेप में है, ये पता लगता है। इलेक्ट्रॉन का उपकोष कैसा है, उसका ऑर्बिटल कैसा है, उसका आकार कैसा है, ये हम पता लगाते हैं कोणीय क्वांटम संख्या से। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको m से दर्शाते हैं। तो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या से पता लगाते हैं इलेक्ट्रॉन की कक्षा की दिशा बनाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में किस दिशा में गति कर रहा है, ये हमें पता चलता है। स्प्रिंग क्वांटम संख्या, मतलब जिसको s से दर्शाते हैं, इसी को चक्रम क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इससे हम पता लगाते हैं इलेक्ट्रॉन की घूमने की दिशा बताती है। इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये हम पता लगाते हैं। ठीक है ना। ऑर्बिटल कोई भी होता है तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं जी, उसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ही भरते हैं। तो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, ये हम पता लगाते हैं किससे, जो हमारा स्प्रिंग क्वांटम संख्या से है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए कुछ चीजें हैं थोड़ा आपको हो सकता है कुछ चीजें कम भी समझ में आए, तो इसका मेन रीजन ये है ना दोस्त कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, और कोई भी चीज पहली बार अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है बहुत सारी चीजें नहीं भी समझ में आती हैं। तो मैं यही कहूँगा एक बार आप पढ़ लिए 70% तो समझ में आ ही जाना चाहिए, और इसमें ज़्यादातर आपको समझ के साथ साथ आपको याद करने की आवश्यकता है, तो याद कीजिएगा।
ठीक है ना, मेहनत करके याद कीजिएगा, बहुत है, और धीरे धीरे सब आपको समझ में आने लगेंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इससे पहले चैप्टरों का भी अगर आप देखना चाहते हैं, इसके फर्स्ट चैप्टर का वीडियो या हम फिजिक्स की वीडियो देखना चाहते हैं, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और कल मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।